नमस्कार मित्रों, यांचा वांतर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। आइए सुनते हैं अभिव्यक्ति पत्रिका में प्रकाशित रेखा राजवंशी की कहानी अनंत यात्रा। अपने जीवन के 90 सालों में जितेंद्र नाथ जी ने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा। इससे पहले भी अपने इकलौते बेटे के पास कई बार सिडनी आ चुके थे। जब भी वे पहुंचते तो बेटा बहू बड़े उत्साह से उन्हें लेने एयरपोर्ट आते। घर पहुंचने पर उनके आराम का पूरा ख्याल रखा जाता। पोता पोती दोनों दादू दादू करते आगे पीछे घूमते रहते। सिडनी में बेटे के घर में सारी सुख सुविधाएं थीं। घर में क्लीनर आता, गार्डन आता, कुक भी आती थी, पर उनकी रोटियां उनकी मॉडर्न बहू ही बनाती थी। 3 महीने में वे बेटे के परिवार के साथ रहने की सारी हसरत पूरी कर लेते थे। बेटा कभी कभी व्हील चेयर में बिठा शॉपिंग मॉल ले जाता, जहां वे अपने पसंद के सब्जी फल खरीद लेते। फिर कॉफ़ी शॉप में बैठ कॉफ़ी और मफ़िन भी खा लेते। इस तरह से उनका मन भी बहल जाता। कभी पोती जिद करके उन्हें बीच पर आइसक्रीम खिलाने ले जाती, कभी पोता उन्हें ड्राइव पर ले जाता। बहू बेटे उन्हें नई से नई फिल्में दिखा लाते थे। इस बार भी समय बहुत अच्छा बीत रहा था। खाते पीते, टीवी देखते, हंसी खुशी में वक्त कट रहा था। परंतु अचानक ये क्या हो गया? दुनिया भर को इस कोरोना महामारी ने कैसे घेर लिया, पता ही नहीं चला। पिछले महीने से ये कोरोना वायरस वुहान में फैल चुका था। ऑस्ट्रेलिया में भी चीन से लौटने वाले कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए थे। आगे भी वायरस के संक्रमण का डर था। जितेंद्र नाथ जी का वापसी का टिकट 22 मार्च का बुक था। बेटा बहू ने स्थिति देखते हुए अनुरोध किया, पापा और रुक जाइए, अभी जाना ठीक नहीं रहेगा। पर जितेंद्र नाथ और अधिक रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने वापस जाने का मन बना लिया था। बोले, ज़्यादा फिक्र की बात नहीं है, एक दिन में तो दिल्ली पहुंच ही जाऊंगा, फिर वहां सुप्रिया लेने आ ही जाएगी। डॉक्टर बेटी है, मेरा ख्याल भी रख लेगी, तुम लोग चिंता ना करो। जितेंद्र नाथ चीफ इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर होकर गाजियाबाद के एक आरामदायक घर में रह रहे थे। 2 बच्चे थे। पत्नी शीला की 7 साल पहले मृत्यु हो गई थी। बेटी डॉक्टर थी जो गाजियाबाद में ही प्रैक्टिस करती थी, वही उनका पूरा ख्याल रखती थी। उनका वश चलता तो बेटे को ऑस्ट्रेलिया कभी ना आने देते, परंतु उसकी उन्नति में वाड़े नहीं आना चाहते थे। सबको अपने सपने पूरे करने का अधिकार है आखिर। 22 तारीख को सुबह जब बेटा उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आया तो बहुत चिंतित था, पर जितेंद्र नाथ जी बोले, इतनी चिंता मत करो, शाम को पहुंच ही जाऊंगा। एयर इंडिया की सीधी फ्लाइट थी। बिजनेस क्लास में आराम से बैठ गए। जागते सोते जाने कब फ्लाइट समय पर शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच गई। व्हीलचेयर असिस्टेंट समय पर आ गई, पर जब वे बाहर निकले तो सारा माहौल कुछ अजीब लगा। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। एयरपोर्ट पर बहुत भीड़ थी। इतनी सिक्योरिटी पहले कभी देखी नहीं थी। हर ओर लंबी लाइनें थी। जब वे इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंचे तो पता लगा कि वे घर नहीं जा सकते। सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए सोशल आइसोलेशन में रहना होगा। सोशल आइसोलेशन क्यों? ऑस्ट्रेलिया में तो कोरोना वायरस इतना फैला ही नहीं है। उन्होंने अफसर से तर्क करने की कोशिश की, पर कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं था। हार कर बेटे को फ़ोन मिलाया, बेटी से बात की। सबने अपनी जान पहचान के ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिज्ञों से संपर्क करने की कोशिश की, पर कुछ हो नहीं पाया। किसी तरह इतना भर हुआ कि 10 घंटे के इंतजार, टेस्ट और अन्य औपचारिकताओं के बाद सुबह के 3 बजे निर्णय हुआ कि उन्हें एक 5 स्टार होटल के कमरे में 14 दिन रुकना पड़ेगा। प्राइवेट कार में उन्हें होटल भिजवाया गया। थके हारे जितेंद्र नाथ का भारत आने का सारा उत्साह हवा हो गया। उधर परेशान बेटा बहू, बेटी दामाद सब रात भर जागकर उन्हें सांत्वना देते रहे, पापा कुछ नहीं हो पा रहा है, 14 दिन की ही बात है, देखते ही देखते समय निकल जाएगा, हिम्मत रखिए।
होटल पहुंचकर थके हैरान जितेंद्र नाथ सो गए। होटल में उनकी दवाइयाँ, खाना, सबका ख्याल तो रखा जा रहा था, मांगने पर मदद भी उपलब्ध थी। सारा परिवार उनसे फ़ोन पर बात करता रहता था। मनोरंजन के लिए टीवी था। भारत भर में लॉकडाउन की खबरें आ रही थीं। लगता था कि विश्व में जैसे उथल पुथल मच गई थी। 3 दिन तक तो जितेंद्र नाथ ने हिम्मत से काम लिया, पर फिर वे टूटने लगे। इतना अकेलापन उन्होंने कई दिन से न देखा था, न जिया था। कभी कभी वे ठीक से सो भी नहीं पाते, रात भर करवटें बदलते रहते। वो भीतर ही भीतर मरने लगे। 90 साल की उम्र में यह दिन भी देखना पड़ेगा, सोचा भी नहीं था। 3,500 रुपये रोज का ये सुविधापूर्ण कमरा काटने लगा। अतीत की गलियों में भटकने लगे। कभी माँ सामने आ जाती, कभी पिता, कभी दोस्त याद आने लगते, तो कभी अफसरी के वे दिन याद आ जाते जब पूरा पूरा दिन वे लोगों से घिरे रहते। कभी गोरी चिट्ठी, लाल बिंदी लगाए रेशमी साड़ी में सजी पत्नी शीला याद आ जाती, जो उनकी पसंद का पूरा ख्याल रखती। अगले हफ्ते तक वे अतीत में जीने लगे। फ़ोन पर लंबी बात करना उन्हें अच्छा न लगता। कभी वे खुद से ही बातें करने लगते। शीला, जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था ना, मुझे छोड़कर तुम इतना आगे निकल गईं। कभी आवाज़ लगाते, पापा मैं इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो गया, या कभी खुशी से भर जाते और कहते, माँ मैं घर पहुँच रहा हूँ, मेरी पसंद का खाना तैयार रखना। मौसम बदल रहा था, हल्का सा जुकाम हो गया। बैठे बैठे दिमाग में आया और बुदबुदाए, कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया। बेटी बेटा चिंतित रहते। उन्हें जरा सा भी लगता कि जितेंद्र नाथ ठीक नहीं है तो उन्हें देखने के लिए डॉक्टर को भेजने की रिक्वेस्ट करते। किसी तरह अंततः 14 दिन बीत गए। बेटी का फ़ोन आया, पापा मैं कल सुबह ही पहुंच रही हूं, तैयार रहिएगा। जितेंद्र नाथ खुश हुए। ऐसा तो नहीं था, पर लगा चलो ये 14 दिन तो कट ही गए। एक हेल्पर की मदद से रात को ही सामान पैक करवाया। सुबह से तैयार होकर बैठ गए। बेटी 7 बजे पहुंचने वाली थी। दवाई खानी थी तो हल्का सा ब्रेकफास्ट कमरे में ही खा लिया। इंतजार में कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए। वैसे तो कर्फ्यू के चलते किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी, पर बेटी सुप्रिया डॉक्टर थी तो जितेंद्र नाथ की मेडिकल कंडीशन के चलते फ्रंट लाइन वर्कर की तरह उसे ड्राइव करने की अनुमति मिल गई। जितेंद्र नाथ जी इंतजार में बैठे बैठे हलकान होने लगे। कई बार रिसेप्शन को फ़ोन कर लिया, बेटी को फ़ोन करना नहीं चाहते थे, ड्राइव कर रही होगी। 3 घंटे में सुप्रिया का फ़ोन आया, पापा 12 बजे तक निकलने की अनुमति मिली है, तो मैं करीब 2 बजे तक ही पहुंच पाऊंगी। आप चिंता ना करें, प्लीज़ लंच खा लें। बुझे मन से जितेंद्र नाथ जी टीवी लगाकर लेट गए। आधा दिन तो यहीं निकल जाएगा सोचकर परेशान हो गए। बेटे से भी फ़ोन पर बात हो गई। वे समझते थे कि सभी चिंतित थे, पर नियति के आगे क्या किया जा सकता था। टीवी पर देख रहे थे कि दिल्ली में काम करने वाले हजारों मजदूर जल्द से जल्द अपने गांव वापस जाना चाहते थे। महानगरों में अनिश्चितता की स्थिति थी, नौकरी पर जा नहीं सकते थे, खाने पीने की सारी दुकानें बंद थीं। पुलिस बाहर निकलने वालों को रोकने का प्रयास कर रही थी। महामारी के बावजूद भी लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग स्थिति की गंभीरता से वाकिफ नहीं थे, कुछ लोग आदतों से मजबूर थे। भारत में वैसे भी बहुत लोग कानून और कर्फ्यू को सीरियसली नहीं लेते। कुछ को नियम तोड़ना अच्छा लगता था, या सोचते थे कि वे तो पुलिस की नज़र से किसी तरह बच ही जाएंगे। पुलिस भी क्या करती, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उन्होंने भी सख्ती दिखानी शुरू की। पुलिस वाले नियम तोड़ने वालों को मुर्गा बना रहे थे, उकड़ू चला रहे थे और कुछ डंडे भी बरसा रहे थे। पर परेशानी थी उन मज़दूरों की जो अपने परिवार के पास पहुंच जाना चाहते थे, चाहे कैसे भी, चाहे कितने दिन में। बसें और वाहन चल नहीं रहे थे तो अनेक लोग पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़े। अगर कोरोना से मौत हो भी जाए तो कम से कम वे अपने घर वालों के साथ हों, कोई क्रियाकर्म करने वाला तो हो। पहली बार अपने ही देश में अपने ही लोगों का इतना बड़ा विस्थापन हो रहा था। नन्हे मुन्ने बच्चों को पीठ पर बांध जाने कितनी महिलाएं और हाथ में गठरी लिए पुरुष घर पहुंचने की साध में दिन रात चलने लगे थे। जितेंद्र नाथ समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसा वक्त आ गया है।
उनकी आंखों के सामने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का दृश्य घूम गया। वे रावलपिंडी में रहते थे और उनके पिता दादा के साथ कपड़े का व्यवसाय चलाते थे। बड़े से घर में जितेंद्र नाथ दादा दादी माँ पिता के साथ रहते थे। बचपन से अब तक कोई परेशानी देखी न थी। हिंदू मुस्लिम सिख सब मिलजुल कर त्यौहार मनाते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। उन दिनों देश में ब्रिटिश राज था, पर स्वतंत्रता के लिए लोग लड़ रहे थे। जगह जगह मोर्चे निकल रहे थे। सब कहते थे अब तो हम स्वतंत्र होकर ही रहेंगे, पर कब और कैसे किसी को पता न था। अनिश्चितता का माहौल था। वे दिन जितेंद्र नाथ कैसे भूल सकते हैं जब वे हमेशा की तरह अपने घर में बेफिक्री की नींद सोए हुए थे कि अचानक सुबह दरवाजे की कुंडी बजने की तेज आवाज़ ने पूरे परिवार को उठा दिया। जल्दी बाहर निकलो, जो कुछ ले सकते हो बांध लो और जान बचानी है तो अभी का अभी निकल चलो, पड़ोस के हरमोहन सिंह कह रहे थे। इससे पहले कि पिता कुछ समझते, दंगाइयों की आवाज़ें आने लगीं। पूरा परिवार जैसे हड़बड़ा गया। 15 मिनट में निकल रहे हैं, साथ चलो तो सुनिश्चित रहोगे, कहते हुए हरमोहन सिंह भागकर अपने घर चले गए। माँ ने जल्दी जल्दी जो हो सकता था बांधा। बचपन का आंगन छूट गया। रजिया और अनवर के साथ खेले खेल पीछे छूट गए। आम और अमरूद के पेड़ वहीं रह गए। जितेंद्र नाथ को अच्छी तरह याद है कि कैसे वे रजिया को आखिरी बार देखना चाहते थे और उसी हसरत में गली में कुछ मिनट के लिए रुक गए थे कि अचानक उनकी बाईं बांह पर किसी ने लाठी से वार किया। वे तड़प के रह गए। इससे पहले कि देख पाते, दर्द महसूस करते, पिता लगभग खींचते हुए वहां से उन्हें भगा ले गए। कंधे पर सामान लादे पूरा परिवार, दादा दादी माँ पिता और जितेंद्र नाथ भारत जाने वाली भीड़ का हिस्सा बन गए। 2 दिन चलने के बाद लॉरी मिल गई और उसमें बैठाकर उन्हें शरणार्थी कैंप में पहुंचा दिया गया। रोज लोगों के जत्थे कैंप में आते। अपना घर आंगन व्यवसाय दोस्त परिवार सब छोड़कर जान बचाने की खातिर भागकर कैंप पहुँचे लोग। सब टूटे थे, दुखी थे, गरीब थे। किसी को लूट लिया गया था, किसी के भाई या पिता का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, किसी की बीबी या बहन की अस्मिता लूट ली गई थी। जितेंद्र नाथ के परिवार की किस्मत अच्छी थी कि जल्द ही उन्हें सुरक्षित दिल्ली पहुंचा दिया गया। कुछ दिन लाल किले में लगे शरणार्थी कैंप में रहना पड़ा। बाद में रहने को अमर कॉलोनी में 2 कमरे का घर भी मिल गया। बड़ी मेहनत से पिता ने लाजपत नगर में कपड़े की दुकान खोली। अपना पेट काटकर उन्हें इंजीनियरिंग की शिक्षा दिलाई। अतीत की गलियों में भटकते हुए जितेंद्र नाथ का मन अचानक विक्षुब्ध हो गया। इतने दिन बाद उन्हें अपनी बाईं बांह में बेपनाह दर्द होने लगा जैसे बांह पर नहीं दिल पर लाठी पड़ी हो। पुलिस वाले आखिर लाठी मार ही क्यों रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? लोग पैदल चलकर कब घर पहुंचेंगे? सरकार को कर्फ्यू लगाने के पहले सार्वजनिक परिवहन, ट्रेन, बस आदि का इंतजाम करना चाहिए था। जितेंद्र नाथ जी ने लगभग 1 सदी जी ली थी। वे घर, गाड़ी, बेटा, बेटी सब कुछ होते हुए भी आज अकेले थे। दोस्त तो अधिकतर धीरे धीरे भगवान को प्यारे हो चुके थे। लोग सोचते हैं अमीरों को कोई दर्द नहीं होता, पर उन्हें कौन समझाए कि अमीर भी इंसान होते हैं, उनका भी दिल होता है, शरीर होता है, भाव होते हैं। वे भी सुख दुख उसी तरह महसूस करते हैं जैसे गरीब लोग। अगर पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता तो लोग दोस्त खरीद लेते, खुशियाँ खरीद लेते, सेहत खरीद लेते, पर ऐसा होता नहीं है। जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे होते हैं वे उतना ही अकेले हो जाते हैं। तन्हाई को किसी पैसे से नहीं भरा जा सकता। जितेंद्र नाथ ने इन 14 दिनों में जैसे 14 बरस का वनवास भोग लिया हो। जाने क्यों अब तक जीवन बेमानी लगने लगा था। क्यों, आखिर क्यों जिंदा हूँ मैं? मेरे जीवन का मतलब ही क्या है? सोचते सोचते उन्होंने अपनी बाईं बांह को सहलाया। लगा जैसे दर्द पुनः वापस आ रहा है। इसी तरह जाने कब उनकी आंख लग गई। दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ से उनकी आंख खुली। देखा तो खाना आ गया था। थोड़ा लंच खाया। आखिरकार सुबह 5 बजे से जग के बैठे थे। 2 बजे के करीब फ़ोन की घंटी बजी। मिस्टर जितेंद्र नाथ, योर डॉटर इज़ हियर, प्लीज़ गेट रेडी।
अंततः इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। बेल बॉय ने ट्रॉली में उनका सामान रखा, व्हीलचेयर असिस्टेंट ने उन्हें बैठाने में मदद की और वे होटल की लॉबी में आ पहुंचे। उन्हें ध्यान से कार तक लाया गया। बेटी से मिलते ही आंखें भर आईं। उसने सहारा देकर उनको कार में बैठाया। पापा, अब मैं हूं ना, चिंता न करिए, लाड से उसने उन्हें समझाया। तुरंत बेटे का भी फ़ोन आ गया। पापा, यू डिड इट। पोती कह रही थी, यू विल बी फाइन दादू। कार में बैठने के बाद जब जितेंद्र नाथ ने सांस ली, लगा कि जैसे एक लंबी कैद से मुक्ति मिल गई हो। कार की सीट में धंसे हुए सड़क पर लगे पेड़ और नीले आसमान को देखकर आज अरसे बाद उन्हें बहुत अच्छा लगा। औपचारिक बातों के बाद आंखें बंद करके आराम से कार में बैठ गए। 2 घंटे बाद गेट खुलने की आवाज़ से उनकी आंख खुली। देखा, घर आ गया है। होम स्वीट होम। वॉचमैन ने आकर उन्हें सलाम ठोका। गार्डन में लगे गुलाब और बेले की महक उनकी सांसों में अमृत की तरह भर गई। लॉन में लगी नरम मुलायम हरी घास पर दौड़ने का मन हो आया। उन्हें याद आया कि शीला और उन्होंने बड़े दिल से कोठी बनाई थी और माली की सहायता से शीला ने क्यारियों में एक एक पौधा बड़ी लगन से बोया था। अचानक उन्हें लगा कि शीला उन्हें बुला रही है। देख क्या रहे हैं, अंदर आइए ना। उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। गाड़ी पोर्टिको में रुकी। माली, कुक और नौकर ने आकर उन्हें नमस्ते की। उनकी मदद से बेटी ने ध्यान से जितेंद्र नाथ को उतारा। इतनी देर में दरवाज़ा खोलकर आते पिता की आवाज़ आई, जीतू आ गया बेटा, ठीक है ना। जितेंद्र नाथ जी को लगा कि वे एक छोटे बच्चे की तरह दौड़कर पिता की गोद में चढ़ जाएं। बेटी ने अंदर से जाकर सजे धजे ड्राइंग रूम की आरामदायक कुर्सी पर उन्हें बिठाया तो लगा जैसे मौत और ज़िंदगी के बीच का फासला तय कर आए हों। और फिर ज़िंदगी का भरोसा भी क्या, सिर्फ सांस बंद होने और शरीर ठंडा होने के बीच की स्थिति ही तो है मौत। वैसे भी दुनिया भर में हजारों लोग रोज़ मर रहे हैं। इस वायरस से ज़िंदगी और मौत पर किसी का नियंत्रण ही नहीं है। कुर्सी पर बैठे तो उनकी नज़र सिर्फ मुस्कुराती हुई शीला की फ़ोटो पर पड़ी। उन्हें याद आया कि कभी शीला के चेहरे पर शिकन नहीं देखी। आदमी और औरत में यही फ़र्क है। थोड़े से कष्ट में ही आदमी परेशान हो जाता है और औरत दुनिया भर के गम सीने में दबाए हुए भी ऊपर से मुस्कुराती रहती है। तभी दूसरी तरफ दीवार पर टंगी फ़ोटो में माँ दिखीं। मुस्कुराती हुई माँ जैसे निकलकर उनके पास आईं। बेटा, थक गया है ना, आ लेट, चल तेरा सर दबा दूं। और उनके माथे को सहलाने लगी। जितेंद्र नाथ माँ के आंचल में सर रखकर मुस्कुराने लगे और जाने कब उन्हें नींद आ गई। सुप्रिया ने पिता का सर सोफे पर एक तरफ लुढ़कते देखा तो भागी आई। पापा, डैड, आप ठीक हैं ना? देखिए, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके पास, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए उसने उनकी धड़कन टटोलने की कोशिश की, उन्हें हिलाया, CPR देने की कोशिश की, पर जितेंद्र नाथ वहाँ कहाँ थे। जाने कब वे ज़िंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर चुके थे। बेले और गुलाब की खुशबुओं में भीगे लॉन में लगी नरम हरी घास पर दौड़ते माँ पिता की उंगली थामे मुस्कुराते हुए जाने कब वे जिंदगी और शरीर की इस कैद से मुक्त एक अनंत यात्रा पर निकल चुके थे। तो ये थी कहानी अनंत यात्रा।